हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल रांची। मैं विकास कुमार। आज आप लोग को जैसा कि एक बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो मशीन डिजाइन का है, क्वार्टर जॉइंट का। क्वार्टर जॉइंट का लेक्चर जो है थ्योरेटिकल पार्ट वो पहले ही दूसरे वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से आप थ्योरी जा करके देख लीजिएगा। और उसी पे बेस्ड जो है ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को देखते हैं क्या है। चलिए लेट्स स्टार्ट। ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि ये सॉकेट टाइप क्वार्टर जॉइंट इज टू बी डिजाइंड, है ना, इज टू बी डिजाइंड फॉर ए लोड ऑफ 32 किलो न्यूटन। कितना किलो न्यूटन उसमें लग रहा है, लोड जो लग रहा है किसका किसका रॉड होता था, एक आपका स्पिगॉट का रॉड होता था और एक आपका किसका रॉड होता था, सॉकेट का। एक स्पिगॉट का रॉड और एक सॉकेट का रॉड। थोड़ा रिकॉल कीजिए इस चीज़ को। तो उस पर कितना अप्लाई किया जा रहा है, 32 किलो न्यूटन का आपका लोड अप्लाई किया जा रहा है। स्टील है, स्टील का है हैविंग द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, जैसे कि शियर स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है आपका और टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू गिवन है और साथ ही साथ क्रशिंग स्ट्रेस का भी वैल्यू गिवन है। आपको क्या करना है, तो एक क्वार्टर जॉइंट को डिजाइन करना है। डिजाइन का मतलब है जो 10 टोटल डिजाइन का जो प्रोसीजर था, 10 हम लोग पढ़े थे, 10 डिजाइन प्रोसीजर, वो 10 जो पॉइंट है, फेल्योर पॉइंट, वो सारे पॉइंट हमको डिस्कस करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, इससे पहले आपसे हम ये कहेंगे कि आप फर्स्ट जो इसका वीडियो है क्वार्टर जॉइंट उसको समझ लेना है, तभी आपसे न्यूमेरिकल हो पाएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट भी साथ साथ कवर करें और आपका न्यूमेरिकल भी। चलिए जैसे कि आप प्रोसीजर यदि इसका सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने टाइम में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 ये सॉल्व में क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर 10 प्रोसीजर होता है, तो उसमें स्टेप नंबर 1 में क्या है कि डायमीटर फाइंड करेंगे। पहले किसका, रॉड का डायमीटर फाइंड करेंगे। तो रॉड का डायमीटर फाइंड करने के लिए देखिए रॉड का जो क्रॉस सेक्शन होता है, कैसा क्रॉस सेक्शन होता है, तो रॉड का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रॉड का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है और रॉड का जो डायमीटर है हम लोग बिल्कुल भी ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। रॉड का डायमीटर कितना माने, डी रॉड का डायमीटर। और इस पे जो लोड लगता है वो कैसा लोड लगता है, टेंशन नेचर का ये क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से क्या होगा आपका एक टेंसाइल लोड लग रहा है, लिखा हुआ भी है कि लोड कैसा है आपका, टेंसाइल लोड है, ठीक है ना। एक लोड लग रहा है 32 किलो न्यूटन का। यहाँ पे देखिए टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है, इसीलिए इसको लोड कैसा होगा, ऑब्वियस है कि लोड भी जो होगा वो टेंसाइल लोड होगा। तो टेंसाइल लोड लगेगा यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेस जब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, फेल्योर, पहला स्टेप में लिखेंगे फेल्योर ऑफ रॉड, ठीक है ना, ये फेल्योर ऑफ रॉड का। तो फेल्योर ऑफ रॉड में पहला पॉइंट होगा सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि पाई/4 डी स्क्वायर होगा। यहाँ से आप यदि फाइंड करेंगे तो डी स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। डी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो डी स्क्वायर का वैल्यू ये 4 होगा, कहाँ पे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी पाई डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा सिग्मा 4p डिवाइडेड बाय पाई इंटू सिग्मा टी, इतना होगा। देखिए यहाँ से डी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4p डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय पाई इंटू सिग्मा टी, वेयर सिग्मा टी इज योर टेंसाइल स्ट्रेस। तो इससे जब हम फाइंड करेंगे यहाँ से आप डी का भी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। डी का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर होगा 4 इंटू पी का वैल्यू, देखिए प्रॉपर यूनिट को यदि देखें तो पी का वैल्यू जो है 32 किलो न्यूटन गिवन है। गिवन डेटा कितना है, 32 किलो न्यूटन। अब सारा यहाँ पे देखिए 32 किलो न्यूटन है और सारा डेटा किस में दिया हुआ है, न्यूटन में। तो आप इस किलो न्यूटन को पहले क्या किस में कन्वर्ट कर दीजिए, आप न्यूटन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितना होगा, 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन का लोड होगा, जो कि ये पी का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे यानी कि 4 इंटू 32 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय पाई इंटू, देखिए ये भी न्यूटन में दिया हुआ सिग्मा टी का वैल्यू जो है, क्योंकि यहाँ पे फेल्योर ऑफ रॉड, और फेल्योर ऑफ रॉड में कैसा फेल्योर, किसके वजह से, कंसीडरिंग टेंसाइल कंसीडर किए हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा टी का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे 56 न्यूटन mm²।
तो जो भी डायमीटर का वैल्यू निकल करके आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, सॉरी एमएम में आएगा। यहाँ से अब कैलकुलेटर के थ्रू आपके पास सभी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इन सब वैल्यू को, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखिए स्टूडेंट, तो ये वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर से, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। ये जो वैल्यू निकल करके आ रहा है ये बिल्कुल भी √4 इंटू ये वैल्यू निकल करके आ रहा है 26.97 अप्रॉक्स एम, है ना। चलिए तो 26.97, अब 26.97 को जो है वो अप्रॉक्स कितना ले सकते हैं, तो ये वैल्यू को आप 28 एम। आपके मन में आएगा कि आखिरकार डायमीटर का वैल्यू को आप बढ़ा करके क्यों लिए, कम करके क्यों नहीं लिए, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए डायमीटर का वैल्यू यहाँ से समझिए, डायमीटर का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा मटेरियल में वो क्या होगा, कम होगा। जब परमिसिबल वैल्यू डियर 56 दिया हुआ है तो परमिसिबल यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू दिया हुआ है, तो मेरा ये डिजाइन करने टाइम मेरा ये चाहत होगा कि जो भी वैल्यू मेरा स्ट्रेस का आए, मेरे डायमीटर के थ्रू जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो बिल्कुल भी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से क्या है, कम है। मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से कितना है, लेस है। तो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू से लेस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डायमीटर का वैल्यू को जो निकल करके आया है उस डायमीटर के वैल्यू से आपको वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे 26 से कम नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लेंगे, यानी कि अप्रॉक्स मान लेती है कि 28 ले लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ही इंड्यूस जो स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू मटेरियल में वो कम निकल करके आएगा। और ऑब्वियस है कि जो परमिसिबल वैल्यू गिवन है उससे कम आ रहा है, मतलब मेरा जो रॉड होगा वो बिल्कुल भी सेफ होगा, 100% सेफ होगा। चलिए नेक्स्ट जो स्टेप होगा, इसके बाद अगला जो स्टेप होगा हमारा वो कौन सा होगा, देखिए रॉड में यानी कि डायमीटर का वैल्यू निकाल लिए हैं, डायमीटर का वैल्यू कितना आया, डायमीटर का वैल्यू आपका 28 आया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2, देखिए स्टेप 2 में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो स्टेप 2 में जो हम लोग फाइंड करेंगे, ऑब्वियस है कि स्टेप 2 में मान लीजिए स्पीगॉट के ऊपर चलते हैं, तो फेल्योर ऑफ स्पीगॉट में, फेल्योर ऑफ स्पीगॉट, तो फेल्योर ऑफ स्पीगॉट में जो है वो कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग दी, आपको याद होगा कि इसके स्टेप में जो पहला वाला स्टेप होता था वो क्या होता था, कंसीडरिंग। जैसे हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाए हैं उसी पे बेस्ड एकदम बिल्कुल 100% उसी को फॉलो करेंगे, है ना, और उसी को फॉलो करके इस न्यूमेरिकल को, और भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कंसीडरिंग दी टेंसाइल फेल्योर, सबसे पहले हम लोग याद होगा आपको डियर कि इसमें जो है 5 पार्ट लिए थे, जिसमें पहला था कंसीडरिंग दी टेंसाइल फेल्योर। तो टेंसाइल फेल्योर में, टेंसाइल फेल्योर कहाँ से, तो आपको बताए हैं वीकेस्ट सेक्शन से, वीकेस्ट सेक्शन से। तो कंसीडरिंग द टेंसाइल फेल्योर एट वीकेस्ट सेक्शन, जब वीकेस्ट सेक्शन का बात करें, थोड़ा यहाँ पे हम आपको ना उस डायग्राम को बना देते हैं एक रफली कि क्वार्टर आखिरकार कैसा होता था। देखिए कुछ इस तरीके का है, इसमें क्या है, इंसर्ट किया हुआ रहता है, इसमें जो इंसर्ट किया हुआ रहता है, इसमें जो इंसर्ट किया हुआ रहता है क्या होता है, एक क्वार्टर होता है, एक क्वार्टर आपका क्या रहता है, इसमें इंसर्ट किया रहता है जो कि वेज शेप्ड का होता है, ये आपका क्वार्टर हो गया इंसर्ट किया हुआ, ठीक है। और ये जो आपका है ये क्या है, तो ये आपका है स्पीगॉट वाला सेक्शन, एक कॉलर होता है सॉकेट का, और ये जो कॉलर बनाए हैं ये किसका कॉलर है, ये स्पीगॉट का कॉलर है, ये स्पीगॉट का कॉलर है। ये स्पीगॉट का कॉलर है। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट ये रॉड होता है, इसी पे लोड लगता है, जो कि लोड का वैल्यू यहाँ पे हम P ले लिए हैं और P का वैल्यू गिवन है। यहाँ से एक रफ डायग्राम है डियर, P लोड लगता है। देखिए ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर वाला पार्ट, ये ब्लू कलर का जो पार्ट है, ये पूरा ब्लू कलर का पार्ट कौन सा है, ये किसका है, ये सॉकेट का है, यानी कि इधर सॉकेट का रॉड है। और ये जो रेड कलर से जिसको ये किए हैं, मैच किए हैं, देखिए रेड कलर से पूरे को मान लीजिए दिखाए, ये रेड कलर वाला क्या है आपका
स्पीगोट का सेक्शन है, और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, क्वार्टर है। इसमें जो है हम लोग वैल्यू कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये जो वैल्यू होता है यहाँ से यहाँ, ये इस वैल्यू को हम लोग B कंसीडर कर लेते हैं, इसका जो डाया है वो कंसीडर कर लिए हैं D, और इसका जो ये डाया है इसको D2, और इसका जो इंटरनल डाया है वो कितना, सॉरी ये D1, और ये कितना होगा D2। ये कंसीडरेशन है, ये आपका D3, और ये जो डाया है, कहने का मतलब ये जो है किसका कॉलर है, ब्लू कलर से ये किसका कॉलर है, तो ये जो कॉलर है आपका ये सॉकेट का है, सॉकेट का कॉलर। तो इसको किससे, D4 से सॉकेट का कॉलर को, और D3 से जो आपका है वो स्पीगोट के कॉलर को। यहाँ पे भी ये भी जो डायमीटर है, ये भी डायमीटर कितना है, ये भी डायमीटर D है इसका भी। इधर स्पीगोट का रॉड है, और इधर जो है वो किसका रॉड है आपका, ये सॉकेट का रॉड है। इसको भी ब्लू से रख सकते हैं, ये सॉकेट का, सॉरी ब्लू से, ये सॉकेट का रॉड, ठीक है। और भी देखिए ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को C नोटेशन दिए थे पहले, है ना, ये बता चुके हैं आपको। और जो इसका थिकनेस होता है इसको T1, और जो थिकनेस आपका क्वार्टर का होता है उसको T से रिप्रेजेंट किए थे। और साथ ही साथ जो आपका है वो इस पोर्शन तक, इतना पोर्शन तक आपका इंसर्ट किया हुआ है थोड़ा क्लियरेंस के साथ, इसको A से रिप्रेजेंट किए थे, और इधर वाला जो वैल्यू बन जाता है उस वैल्यू को E से। अब देखिएगा इस टाइप से हर चीज़ें। तो इसके बाद ये जो डायग्राम हो गया है, रफली डायग्राम बना दिए, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। तो ये अभी जो फर्स्ट पॉइंट में फेल्योर ऑफ रॉड का मतलब था, या तो सॉकेट का रॉड होगा या फिर आपका स्पीगोट का रॉड होगा, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉकेट का रॉड या फिर स्पीगोट का रॉड। क्योंकि दोनों का डायमीटर D है तो इसका डायमीटर कितना होना चाहिए, 28 mm होना चाहिए। यदि इसके रॉड में जो टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू है वो मैक्सिमम जो है, वो मैक्सिमम कितना है आपका, टेंसाइल स्ट्रेस 56 न्यूटन पर mm²। यदि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू है तो इसका जो डायमीटर रॉड का होना चाहिए, यदि ये रॉड का फेल्योर ना हो तो डायमीटर डिजाइन करते टाइम जो हम लोग डायमीटर लेंगे वो 28 लेंगे, अप्रॉक्स 28 लेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा डायमीटर का वैल्यू होगा उतना ही ज़्यादा मटेरियल में जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा कम होगा, परमिसिबल से कम होगा, हमारा मटेरियल सेफ होगा। डिजाइन का मतलब यही था डियर स्टूडेंट कि जो हम डिजाइन करेंगे ऐसा डिजाइन करें कि जो परमिसिबल वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, उससे हमारा स्ट्रेस का वैल्यू मटेरियल में उसके मतलब उस ज्वाइंट में क्या है, कम है, ताकि हमारा जो क्वार्टर ज्वाइंट है वो बिल्कुल भी क्या रहे, 100% सेफ रहे जब हम उसको कहीं भी एप्लीकेशन में लें। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप है फेल्योर ऑफ स्पीगोट, जिसमें क्या है, कंसीडरिंग द टेंसाइल फेल्योर वीकेस्ट सेक्शन में। ध्यान से देखिए, जो रेड कलर से जो हैच किए हैं पूरा रेड कलर से, वो क्या है, रेड कलर वाला पूरा आपका क्या है, स्पीगोट है। जो ब्लू कलर से हैच किया हुआ है वो पूरा क्या है, आपका सॉकेट है। सॉकेट हॉलो होता है और स्पीगोट आपका सॉलिड होता है। सॉकेट के अंदर स्पीगोट को इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद एक आपका रेक्टेंगुलर स्लॉट कट करने के बाद क्वार्टर उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि दोनों का सेपरेशन ना हो। क्योंकि ये कोएक्सियल शाफ्ट को जोड़ने में यूज किया जाता है, जहाँ पे टेंशन में यूज कर सकते हैं, या फिर ये जो होगा क्वार्टर ज्वाइंट ये कॉम्प्रेशन में भी होगा। जैसे स्टीम इंजन में जो होता है ना स्टीम इंजन का जो क्रॉस हेड होता है, वो क्रॉस हेड में जो ज्वाइंट होता है ना, वो ज्वाइंट कैसा होता है, आपका क्वार्टर ज्वाइंट का होता है। इसको आप ना इसको और भी डिटेल में समझें तो इसको असेंबल और डिसमेंटल करना जो होता है काफ़ी इजी होता है। मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी इजी होता है, ये काफ़ी कॉस्टली नहीं होता है। और असेंबल डिसमेंटल करने का जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है चीज़ें को, तो वहाँ पे हम लोग एक ऐसा ज्वाइंट का यूज करते हैं ताकि उसको जब भी कुछ मशीन में प्रॉब्लम है, यदि उसको डिसमेंटल करने का जरूरत पड़े तो आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिसमेंटल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो पार्ट हो गया थ्योरेटिकल। चलिए इस पे आते हैं और यहाँ समझते हैं। तो कंसीडरिंग द टेंसाइल फेल्योर किसका, स्पीगोट का। तो स्पीगोट जो रेड कलर से हैश किया हुआ है वही आपका। ध्यान से देखिए, जब वीकेस्ट सेक्शन का बात है डियर, आप यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे तो ये जो पोर्शन होगा ये पूरा 100% सॉलिड होगा स्पीगोट का, ये वीकेस्ट सेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो जहाँ जिस पोर्शन में आपका क्वार्टर इंसर्ट किया हुआ है वही वीकेस्ट पोर्शन होगा। तो यदि हम साइड व्यू देखें और इस जगह से कट कर दें तो कट करने के बाद जो हमारा स्पीगोट दिखेगा, आप इसको विजुअलाइज करिएगा। मशीन डिजाइन है, मशीन डिजाइन में जितना ज़्यादा 3D विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक 3D डायग्राम को ड्रॉ करना बोर्ड पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, टाइम टेकिंग भी होता है।
तो इसको विजुअलाइज कीजिए, इधर से साइड से देखेंगे यदि तो आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखेगा, कट करेंगे, एस्पिगॉट को सिर्फ देखना है। एस्पिगॉट आपका कैसा होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होगा, ऑब्वियस है। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में देखिए, जैसे ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है ना, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में क्या है आपका, एक आपका देखिए की इंसर्ट किया हुआ है क्वार्टर। तो जब इसको हम यहाँ से कट करेंगे तो जो हमारा ये जो आपका पार्ट है ये किसका दिखेगा, ये टी थिकनेस का जो होगा, ये टी थिकनेस का आपका क्वार्टर वाला पार्ट होगा, ये क्वार्टर वाला पार्ट होगा बिल्कुल भी। ये साइड व्यू है, यदि हम साइड व्यू का बात करें तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी बताइए कि आखिरकार जहाँ पे मटेरियल होगा वहीं पे स्ट्रेस होगा, तो मटेरियल किस सेक्शन में नहीं होगा, टी थिकनेस में जो होगा वो मटेरियल नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि एस्पिगॉट का बात कर रहे हैं, यहाँ से कट किया हुआ स्लॉट, तो यहाँ पे मटेरियल नहीं होगा। इसका डायमीटर जो है देखिए D2 है, डायमीटर डायग्राम में बना भी दिए हैं, इसका डायमीटर कितना है, D2 है डायमीटर। तो D2 डायमीटर है। एरिया का बात करेंगे तो एरिया कौन सा लेंगे हम लोग, कंसीडर करेंगे जिसको ब्लू से हैच कर रहे हैं ना, ये एरिया को हम लोग कंसीडर करेंगे, रेड वाला एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे एस्पिगॉट में टेंसाइल फेल्योर है, तो सिग्मा टी का वैल्यू यदि लिखेंगे तो लोड अपॉन, है ना, लोड अपॉन एरिया। एरिया को बड़ा ही बहुत ही अच्छे तरीके से लेना है। एरिया सबसे पहले इसका एरिया निकालिए, कितना होगा, π/4 D2 का स्क्वायर और माइनस, इसी में माइनस करना पड़ेगा। इसको माइनस करेंगे तो D2 इंटू क्या होगा, T, D2 इंटू T जो होगा वो माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए D2 भी हमारा अननोन है डियर, और T भी अननोन है, दोनों अननोन है। तो दोनों अननोन है, दो अननोन होगा, इक्वेशन एक होगा, फाइंड नहीं हो पाएगा। तो एक इंपेरिकल रिलेशन होता है आपका थिकनेस का, तो थिकनेस का इंपेरिकल रिलेशन को याद रखिएगा कि जो थिकनेस का वैल्यू होता है, थिकनेस का वैल्यू इंपेरिकल रिलेशन है वो क्या होता है, तो D2/4 होता है। थिकनेस का वैल्यू कितना होता है, D2/4। तो D2/4 होगा जब, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो सिग्मा टी का वैल्यू कितना है, सिग्मा टी का वैल्यू देखिए, सिग्मा टेंसाइल का वैल्यू 56 है। 56 इज इक्वल टू पी का जो वैल्यू है आपका कितना है, 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, और इंटू 4 भी हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं होगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, है ना, माइनस T के जगह पे इस वैल्यू को, इंपेरिकल रिलेशन को इसको याद करना है। इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, कितना होगा, D2 इंटू D2/4, तो कितना होगा, D2²/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, D2²/4 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय D2² जो आएगा वो कहाँ पे आ जाएगा, कॉमन आएगा, तो D2² कॉमन आएगा, बचेगा क्या, π/4 माइनस 1/4, π/4 माइनस 1/4। मेरा इंटरेस्ट है D2 का वैल्यू निकालने में, तो D2 का वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे, देखिए इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं, तो D2 का वैल्यू जब निकल करके आएगा तो देखिए D2 का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, D2² इज इक्वल टू जो आएगा, D2² इज इक्वल टू वो कितना होगा, 32 इंटू 10⁻³ 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई होगा तो 56 मल्टीप्लाइड बाय कितना, π/4 माइनस 1/4। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D2 का वैल्यू आपका निकल करके आएगा। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर में सिंपली रखना है वैल्यू को। देखिए कितना है, 32 इंटू 10⁻³ आपका है डियर 3 डिवाइडेड बाई 56 ब्रैकेट यूज करेंगे, π/4 माइनस 1/4 ब्रैकेट बंद करेंगे। इस वैल्यू को यदि आप फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू समथिंग इतना आएगा, D2 यानी कि रूट अंडर करना है, तो फिर रूट अंडर आपका क्या होगा आंसर, यानी ये वैल्यू जो निकल करके आएगा 32.67 अप्रॉक्स आएगा। ये वैल्यू D2 का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो D2 का डायरेक्ट आएगा 32.67 mm D2 का वैल्यू। तो D2 का वैल्यू 32.67 mm आया। देखिए है ना, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, 32.67 mm। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कितना, 32.67। तो इसको आप कंसीडर कर लीजिए, क्यों, देखिए बड़ा वैल्यू कंसीडर करेंगे यानी कि 34 mm कंसीडर करेंगे।
34 mm क्यों? यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, डायमीटर का वैल्यू नीचे है, जितना ज़्यादा डायमीटर का वैल्यू बढ़ेगा आपका स्ट्रेस जो इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम परमिसिबल से क्या होगा, कम होगा। और हम चाहते भी हैं मैक्सिमम परमिसिबल से स्ट्रेस जो इंड्यूस हो हमारे क्वार्टर ज्वाइंट में वो बिल्कुल भी क्या हो, कम हो, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं, मतलब हम जो डिजाइन करेंगे वो मैक्सिमम से कम लेकर के डिजाइन करेंगे ताकि हमारा क्वार्टर ज्वाइंट क्या रहे, सेफ रहे। हर एक बार इस पॉइंट को सोचना है कि सेफ डिजाइन करना है। डिजाइन करने का मतलब एज एन इंजीनियर हम लोग सेफ डिजाइन करेंगे। तो सेफ डिजाइन कैसे होगा, जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू है उससे हमारा वैल्यू जो इंड्यूस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऑलवेज कम होना चाहिए। इस तरह से हमारा 2 पॉइंट निकल गया। अब यहाँ से देखिए आप एक चीज और भी फाइंड कर सकते हैं कि आपका D2 निकल गया इंपेरिकल रिलेशन से। यदि आप T निकालें एंड T बराबर यदि आप निकालें तो T का भी वैल्यू यहाँ से आप बिल्कुल भी फाइंड कर सकते हैं। T का वैल्यू क्या होगा, D2/4। तो D2/4 करेंगे तो लगभग आपका क्या होगा, 34 डिवाइडेड बाई 4। तो 34 डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 8.5 mm आ रहा है। ये दोनों वैल्यू को यहाँ से आपको याद रखना है, 8.5 mm आ रहा है ना, 8.5 mm। चलिए दूसरा स्टेप का पहला पॉइंट हो गया। अब आगे हम नेक्स्ट इधर वाला ये पोर्शन को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और इरेज करने के बाद अगला स्टेप पे चलते हैं और वो होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा डियर, वो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, तो देखिए स्टेप 2 में ही हम लोग हैं। स्टेप 2 का बी पॉइंट में क्या होगा, कंसीडरिंग दी क्रशिंग फेल्योर हम लोग कंसीडर करते हैं। कंसीडरिंग दी क्रशिंग फेल्योर आपको याद होगा प्रोसीजर, तो कंसीडरिंग दी क्रशिंग फेल्योर, अभी हम लोग बी सेकेंड क्रशिंग फेल्योर, अभी हम लोग बिल्कुल वी किसमें हैं, तो स्टेप नंबर 2 में। क्रशिंग फेल्योर स्पिगोट में ही है। फिर से स्पिगोट, इसे आपको याद करवाते हैं, जो रेड कलर से दिख रहा है पूरा ये पोर्शन बिल्कुल भी यहाँ पे कॉलर स्पिगोट का, ये इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है, ये सारा जो है आपका स्पिगोट का पोर्शन है। तो स्पिगोट में ही हम लोग कर रहे हैं क्रशिंग फेल्योर। तो क्रशिंग फेल्योर जो होगा स्पिगोट में वो कहाँ पे होगा, तो जो पोर्शन में आपका क्या होगा, क्योंकि क्रशिंग कब जनरेट होता है, इट इज जनरेटेड ड्यू टू द लोकलाइज्ड कॉम्प्रेशन। और जिस पोर्शन में आपका क्वार्टर रहेगा, तो क्वार्टर वाला पोर्शन में जब टेंशन लगेगा तो क्वार्टर का जो टी थिकनेस का रीजन होगा जो इंसर्ट किया हुआ है आपका स्पिगोट के अंदर, उसी रीजन में सिर्फ क्या होगा, आपका क्रशिंग होगा। तो क्रशिंग उसी रीजन में होगा। तो क्रशिंग का वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्रशिंग निकल करके आएगा कितना, देखिए ये स्पिगोट वाला है ना, स्पिगोट सेक्शन, तो क्रशिंग का वैल्यू यहाँ से निकालिए। क्रशिंग का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए एक रिंग बनेगा और रिंग में जो आपका होगा, रिंग मतलब क्या हुआ, ये आपका D2 डायमीटर का, ये किसका डायमीटर हुआ, स्पिगोट का, और इसी के अंदर इंसर्ट किया हुआ, यदि हम साइड व्यू देखें तो क्या इंसर्ट किया हुआ है, आपका क्वार्टर। तो क्वार्टर वाला जो सेक्शन होगा, यानी इस पोर्शन में जो होगा आपका, यही पोर्शन में क्या होगा, क्रशिंग होगा। क्रशिंग जो होगा वो इसी पोर्शन में क्रशिंग होगा। तो यदि क्रशिंग एरिया का बात करें कि क्रशिंग एरिया कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर इसका डायमीटर जो है वो, इसका डायमीटर तो आपका D2 दिया हुआ है, तो डायमीटर जब इसका D2 होगा और थिकनेस जो है आपका किसका, क्वार्टर का जो थिकनेस है वो T है, तो D2 इंटू T जो होगा वही पोर्शन में क्या होगा, स्पिगोट का क्रशिंग होगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, D2 इंटू T, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखिए क्रशिंग हो रहा है, तो क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू लेंगे, इसलिए सिग्मा Ck इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लोड डिवाइडेड बाय D2 इंटू क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। अब D2 इंटू T यहाँ पे लिखने के बाद ये पोर्शन को इरेज कर देते हैं। D2 इंटू T यहाँ पे क्या निकालेंगे, P का वैल्यू आपको मालूम है, D2 और T, देखिए D2 भी कहिए तो मालूम है और T भी मालूम है। तो यहाँ से एक बार फाइंड करते हैं आपका, देखिए इसका वैल्यू कितना है, सिग्मा इसका 70 है और इज इक्वल टू ये कितना है, 32 इंटू 10 टू दी पावर 3, अच्छे से फाइंड करना है। और D2 का वैल्यू, मान लीजिए इंपेरिकल रिलेशन यूज करें तो D2 इंटू T का वैल्यू क्या होता है, तो D2/4, अभी आपको बताए थे। इस तरह से यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि D2 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, D2 इंटू D2 क्या होगा, D2 स्क्वायर, तो D2 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 32 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय, इंटू 4 भी होगा, ये 4 पर चला जाएगा, इंटू 4 डिवाइडेड बाय जो होगा वो कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप यदि D2 का वैल्यू सिर्फ फाइंड करेंगे तो D2 का वैल्यू देखिए कैलकुलेटर से कितना निकल करके आएगा, तो D2 का वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करते हैं डियर, रूट अंडर
रूट अंडर कितना 32 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू जो ये वैल्यू निकल करके आता है वो 42.76 देखिए 42.76 जो कि क्या है 42.76 mm। यहाँ से जो डायमीटर का वैल्यू है आपका, वो डायमीटर का वैल्यू पहले जो 34 है वो 34 से भी क्या निकल करके आया है, ज़्यादा निकल करके आया है। ऑब्वियस है कि ये वैल्यू और भी ज़्यादा निकल करके आया है, ये वैल्यू D2 का वैल्यू ज़्यादा निकल करके आया। ऑब्वियस है कि इस केस में जो क्रसिंग का वैल्यू होगा, वो क्रसिंग का वैल्यू कहाँ 70 लेकर के हम कंसीडर किए हैं उस टाइम में। लेकिन अब जो डायमीटर हुआ आपका वो दो डायमीटर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि D2 जो पहले फाइंड कर चुके हैं D2 और T, उस वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है आपका क्रसिंग स्ट्रेस का वैल्यू। एक ये प्रोसीजर के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तो यहाँ से हो गया कि D2 का वैल्यू, इसके थ्रू आप T का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे अनदर वे आपको क्या करना है, तो सिग्मा सीके का जो वैल्यू है बी भी हम लोग बी में ही है, P डिवाइडेड बाय कितना होगा D2 इंटू टी। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि P का वैल्यू 32 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई D2 इंटू D2 बाई कितना ले लेते हैं 4। तो इस वैल्यू को यदि यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 32 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई जो आएगा वो D2 का वैल्यू निकल करके आया है कितना 34 का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा 4। तो इसको यदि हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है ये वैल्यू 32 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू देखिए डियर स्टूडेंट ये आ रहा है 110.72 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए आप, ये जो वैल्यू निकल करके आया है ये कितना निकल करके आया है 110.72। पता है ये 110.72 निकल करके आया है। इसका मीनिंग हुआ कि क्रसिंग स्ट्रेस जो होगा वो क्रसिंग स्ट्रेस का वैल्यू यदि हम D2 का वैल्यू 34 कंसीडर किए तो क्रसिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, जो परमिसिबल वैल्यू है उससे ज़्यादा आया है। तो परमिसिबल वैल्यू से ज़्यादा आया है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा क्रसिंग की वजह से वो फेल्योर हो जाएगा, उसका क्रसिंग की वजह से क्या हो जाएगा फेल्योर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो D2 का वैल्यू है वो D2 का वैल्यू को हम लोग बिल्कुल भी इसको देखिए जैसे कि 44 mm लगभग ले सकते हैं। तो D2 का वैल्यू को हम लोग बिल्कुल भी 34 कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि D2 का वैल्यू को जो है वो क्या कंसीडर करेंगे 44 कंसीडर करेंगे। दिस वैल्यू इज मोर than given sigma ck, so D2 is equal to 44 mm and T is equal to देखिए D2 का वैल्यू जो निकाले थे आपका D2 का वैल्यू डायरेक्टली इक्वेशन से है ना, तो D2 का वैल्यू और T का वैल्यू कितना होगा, तो T का वैल्यू कितना होता है D2/4 यानी कि कितना आएगा 11 mm समथिंग आएगा। D2/4 यानी कि कितना आएगा 11 mm। तो ये जो वैल्यू होगा दोनों, इस वैल्यू को एक्चुअली में हम लोग कंसीडर करेंगे जब डिजाइन करेंगे। तो इस वैल्यू को क्यों, क्योंकि 34 यदि लेकर के डिजाइन करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, हम चाहते नहीं है पूरा क्वार्टर का हमारा ईच एंड एवरी जो सेक्शन है वो हमारा सेफ रहे, ईच एंड एवरी सेक्शन सेफ रहे। तो ये सेक्शन तो टूट जाएगा, करने का मतलब क्रसिंग की वजह से फेल्योर हो जाएगा मटेरियल का। तो हम क्रसिंग भी नहीं चाहते कि फेल्योर हो, यानी कि D2 का वैल्यू 100% हमको लगभग 44 लेना होगा या फिर 42.76 से ज़्यादा वैल्यू, कुछ भी लगभग अप्रॉक्सिमेटली 44। तो T का वैल्यू कितना आएगा 11 mm आएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए यहाँ तक आप चीज़ों को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा, नेक्स्ट पॉइंट मतलब कि सी कंसीडर करेंगे। तो सी में क्या होगा, सी जो पॉइंट होगा ये क्रसिंग नहीं शियर कंसीडर करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। अभी सी जो है अभी भी स्पीगॉट में ही है, तो सी में क्या होगा आपका कंसीडरिंग क्रसिंग, कंसीडरिंग दी शियरिंग फेल्योर
जब सीयरिंग फेल्योर कंसीडर करेंगे तो देखिए सीयरिंग फेल्योर लिखे हैं सीयर ऑफ, और सीयर वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है, लोड के पैरेलल होता है या फिर टेंजेंशियल होता है। ये बात बतलाए थे, इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया। तो अभी हम लोग स्पीगॉट में हैं तो सिर्फ रेड कलर वाले को देखना है, मतलब स्पीगॉट को ही देखना है। होगा सीयरिंग फेल्योर, तो ऑब्वियस है सीयरिंग फेल्योर कहाँ पे होगा, जब आपका क्वार्टर उसमें डाला गया है। अब यदि अब टेंशन फोर्स लगेगा तो टेंशन फोर्स की वजह से हो सकता है क्वार्टर का जो टी थिकनेस है उससे होकर के एक स्लाइस का टुकड़ा जैसा क्या हो जाएगा, स्लाइस का टुकड़ा जैसा आपका स्पीगॉट का एक स्लाइस टी थिकनेस का एक स्लाइस बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सियर ऑफ हो जाएगा। तो सियर ऑफ देखिए कैसे होगा, तो सियर ऑफ जब भी आपका होगा तो सियर ऑफ किससे होगा, तो सियर ऑफ आपका ए जो डिस्टेंस है, क्योंकि ए डिस्टेंस क्या है, इट इज द डिस्टेंस, इससे पहले लेक्चर में सारा हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फिर से बताते हैं। ए क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ स्पीगॉट टू दी क्वार्टर, एंड ऑफ स्पीगॉट टू दी क्वार्टर। तो ये पोर्शन जो है यहाँ से साइड से आप यदि देखेंगे डियर, तो ये जो आपका ये जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर यहाँ से एक स्लाइस जैसा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब आप उधर से खींचेंगे तो क्वार्टर एक स्लाइस जैसा मटेरियल को लेकर के स्पीगॉट का बाहर निकल जाएगा। उसको यदि हम डायग्राम में दिखाएं तो डायग्राम में कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। देखिए 3D डायग्राम यदि समझें तो ये कुछ इस तरीके का है समथिंग। यहाँ पे आप समझिए कि एक क्या कटा हुआ है, इस पोर्शन पे एक आपका कटा हुआ है, एक क्या कहते हैं, स्लॉट कटा हुआ है। इसी स्लॉट से क्या होगा कि एक स्लाइस का टुकड़ा बाहर निकलेगा। जब स्लाइस का टुकड़ा 3D जब यहाँ बाहर निकलेगा तो जरा देखिए तो किस तरीके से दिखेगा, तो ये समथिंग कुछ इस टाइप से ऐसा होगा। इसका जो डायमीटर होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा कितना होगा, ये पोर्शन, तो ये ऑब्वियस है कि D2 के बराबर होगा। यहाँ से एक स्लाइस का टुकड़ा बाहर निकला है, 3D में दिखा है, तो ये होगा, ठीक है। और ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन कितना बाहर निकलेगा स्लाइस का टुकड़ा, तो ए जितना होगा आपका, ए डिस्टेंस इतना ही बाहर निकलेगा। तो ये वाला जो पोर्शन होगा डियर, वो कितना होगा, ए होगा। तो यदि यहाँ पे सीयरिंग एरिया का बात किया जाए तो सीयरिंग एरिया कौन सा होगा, देखिए सीयरिंग एरिया यहाँ पे लोड लगा है आपका, और लोड और ये एरिया क्या हो रहा है, टेंजेंशियल हो रहा है या पैरेलल हो रहा है। तो ये जो रेड कलर से जो जिसको दिखाए वही क्या होगा आपका सीयरिंग एरिया होगा। तो सीयरिंग एरिया आप कहिएगा कि सर ये स्लाइस है आपका, तो स्लाइस में जो होगा वो ये भी एक सीयरिंग एरिया होगा और इस साइड से भी एक सीयरिंग एरिया होगा, चूंकि बीच से होकर के बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे जो सीयरिंग एरिया होगा वो कितना होगा, सीयरिंग एरिया डबल सीयर होगा, है ना। डबल सीयर का कॉन्सेप्ट है। डबल सीयर क्यों, एक इस साइड से एक पीछे में, ठीक है ना, वो जो दिख नहीं रहा है। तो डबल सीयर होगा। तो यदि आपसे पूछेंगे कि सीयर एरिया का वैल्यू कितना होगा, सीयर एरिया, तो सीयर एरिया का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 टाइम्स से कितना होगा, D2 इंटू ए होगा, 2 टाइम्स से D2 इंटू ए होगा। जहाँ पे D2 का वैल्यू जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं कि 44 कंसीडर करेंगे इन प्लेस ऑफ 44 कंसीडर करेंगे। क्यों, वो हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ से आपका ये सीयर एरिया का वैल्यू निकल गया, इसलिए अब आप सीयरिंग फेल्योर लिख रहे हैं तो सीयर स्ट्रेस निकालेंगे। तो सीयर स्ट्रेस इंड्यूस का वैल्यू, मैक्सिमम का वैल्यू गिवन है, तो सीयर स्ट्रेस इज नथिंग बट P अपॉन सीयरिंग एरिया, यानी कि D2 इंटू क्या होगा, E। तो यहाँ से A का वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे तो A इज इक्वल टू कितना आएगा, A का जो वैल्यू आएगा P डिवाइडेड बाई 2 टॉ D2 आएगा, और P का वैल्यू है 32 इंटू 10 टू दी पावर 3, है ना। और 2 इंटू टॉ का जो वैल्यू है वो देखिए गिवन है 39 आपका, और D2 का वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं कितना है, 34 है। यहाँ पे जब इस चीज़ को आप कैलकुलेटर से इसको फाइंड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 32 इंटू 10 टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 39 इंटू 44। ये वैल्यू जो आएगा वो आपका आएगा 9.32 ये वैल्यू आएगा, लगभग 9.32 mm। तो ये 9.32 mm जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू को आप कंसीडर कर सकते हैं अप्रॉक्स 10 mm तक,
क्यों? चूंकि ए का भी वैल्यू देखिए कहाँ पे है, न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस का वैल्यू उतना ही कम होगा स्ट्रेस का वैल्यू। हम चाहते हैं कि मटेरियल में जो इंड्यूस हो वो मैक्सिमम से कम हो, तभी हमारा सेफ रहेगा डिजाइन। तो इसलिए ए का वैल्यू इससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे, मतलब 10-11 आप ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम अप्रॉक्स मान लिए हैं 10 mm। चलिए तो यहाँ से इससे क्या निकल गया, आपका ए का वैल्यू निकल गया। अगला जो होगा, अगला पॉइंट जो होगा वो होगा डी पॉइंट। अगला डी पॉइंट होगा, और डी पॉइंट में जो हम लोग करेंगे, देखिए स्पिगोट का कॉलर भी है, तो कॉलर में भी क्या होगा आपका, कॉलर में भी क्रशिंग होगा और कॉलर में भी आपका क्या होगा, शियर होगा। कॉलर में भी क्रशिंग होगा और कॉलर का भी शियर होगा। तो स्पिगोट का कॉलर को देखिए, ये पोर्शन, सॉरी ये पोर्शन क्या है आपका, स्पिगोट का कॉलर जो रेड से ये हो गया यहाँ तक आया, और ये जो पोर्शन है T1 थिकनेस का, वो T1 थिकनेस का जो लास्ट में आपको नजर आ रहा है, यही आपका क्या है, कॉलर है। किसका कॉलर है, स्पिगोट का कॉलर है, स्पिगोट का कॉलर है। देखिए ये पोर्शन जो है आपका क्या है, स्पिगोट का कॉलर है। तो जब स्पिगोट के कॉलर को देखेंगे तो अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग क्रशिंग फेल्योर, considering crushing failure in collar। देखिए स्पिगोट सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ ही है स्पिगोट, तो स्पिगोट में ही हम क्रशिंग फेल्योर देखने जा रहे हैं। तो क्रशिंग फेल्योर जब आप कंसीडर करेंगे तो क्रशिंग फेल्योर में क्या होगा, स्पिगोट का जो पोर्शन होगा वो क्रश हो जाएगा। कितना क्रश होगा, तो देखिए किसके साथ क्रश होगा ये पोर्शन, तो एक रिंग जैसा आपको दिखेगा, और रिंग जैसा जो पोर्शन है वो किसके साथ क्रश होगा, तो जो कॉलर, किसके कॉलर के साथ अटैच है ये, ताकि ये अंदर न चला जाए। कॉलर इसको बिल्कुल भी एक ही पोजीशन पे रखता है, कि ये किसके साथ क्रश करेगा, तो ये जो क्रश करेगा ये बिल्कुल भी इस पोर्शन में क्रश करेगा, ये ऊपर वाला पोर्शन और इतना पोर्शन को क्रश करेगा, है ना, इस पोर्शन से जो कि सॉकेट के कॉलर के साथ अटैच है। तो एक रिंग शेप बनेगा, यानी कि कितने रिंग में होगा, ये आपका रिंग हो गया। इस रिंग, ये जो हुआ आपका क्रॉस सेक्शन, ये किसका क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन आपका D3 होगा, D3 डायमीटर का होगा, जो कि कॉलर का है। कॉलर का डायमीटर स्पिगोट के कॉलर का D3 है, और इसी में क्या है आपका, एक आपका क्या है, D2 का रॉड है। इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर जो है वो D2 है आपका। तो ये जो पोर्शन है, देखिए ये जो पोर्शन है, ये रेड से जिसको दिखा रहे हैं, ये पोर्शन में क्या होगा हमारा, क्रशिंग होगा। ये पोर्शन में क्या होगा, क्रशिंग। तो क्रशिंग एरिया कितना होगा, यहाँ पे रेड से दिखाए तो क्रशिंग एरिया, तो क्रशिंग एरिया बोलिएगा अक्सर पाई/4 होगा, और आपका होगा बड़ा डायमीटर D3 है, तो D3 का क्या होगा, स्क्वायर, और माइनस होगा D2 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये वैल्यू जो आएगा ये क्रशिंग एरिया का वैल्यू आएगा। तो क्रशिंग एरिया हमको पता चल गया है, तो इस तरह से अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं सिग्मा सी के, इसलिए सिग्मा सी के इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय क्रशिंग एरिया, है ना। क्रशिंग एरिया की जगह वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कितना होगा, पाई/4 D3 का स्क्वायर, D3 यहाँ से फाइंड करेंगे, और माइनस D2 का स्क्वायर, जो कि D2 का स्क्वायर आपका कितना है, 44 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ से जब आप D3 का वैल्यू फाइंड करेंगे, देखिए सारा वैल्यू नोन है। ये सिग्मा सिक्के का जो वैल्यू है, सिग्मा सिक्के का वैल्यू कितना है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है ना, 70। तो 70 इज इक्वल टू कितना होगा, 32 इंटू 10⁴ इंटू कितना, 4, ऊपर चला जाएगा 4, और क्या होगा, पाई D3 का स्क्वायर माइनस पाई, या फिर पाई को रख दी, पाई D3 का स्क्वायर माइनस 44 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ से आप देखिए क्या कैसे निकाल सकते हैं, D3 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आप लिख सकते हैं बिल्कुल भी, वो कितना लिख सकते हैं, तो 32 इंटू 10⁻3, क्योंकि किलो न्यूटन को न्यूटन में 10⁻3 इंटू क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय पाई इंटू कितना होगा, 70 होगा। जब इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, देखिए कैलकुलेटर से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो कितना आएगा। जब फाइंड किए तो देखिए 32 इंटू 10⁻3 इंटू आपका हो गया 4, और डिवाइडेड बाय पाई इंटू, ये जो क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट, ये टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि सेमेस्टर में पूछा जाता है, सेमेस्टर एग्जाम में। तो ये जो वैल्यू निकल करके आएगा, ये वैल्यू जो आपका होगा, ये वैल्यू होगा देखिए 582 पॉइंट, फिर से निकालते हैं, 32 इंटू 10⁻3
इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 70। ये वैल्यू आता है 582, देखिए कितना आएगा 582.05 समथिंग। अब यहाँ से जो है हम लोग है इतना वैल्यू से इसे फाइंड कर सकते हैं d3 का स्क्वायर। तो d3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, इसमें प्लस कर देंगे, तो इसमें प्लस कर दीजिए, प्लस कितना 44 का स्क्वायर, 44 का क्या स्क्वायर, तो 44 का स्क्वायर को करेंगे तो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा देखिए कितना आएगा 2518.05। तो इसलिए d3 का जो वैल्यू निकल करके आएगा, सॉरी d3 का जो वैल्यू निकल करके आएगा, d3 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो d3 का जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना आएगा रूट अंडर आंसर, यानी कि ये वैल्यू आएगा 50 लिख लीजिएगा डियर 50.18 mm। देखिए d3 का वैल्यू कितना आया है 50.18 mm, 50.18 mm, और d3 भी अभी नीचे है। अब चाहे तो d3 का वैल्यू इससे ज़्यादा ले सकते हैं या फिर 51 mm लगभग कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए इतना पॉइंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा ये, यानी कि इसको आप कंसीडर कितना कर सकते हैं, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं लगभग थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 52 mm तक कंसीडर कर सकते हैं। सारा वैल्यू ये d3 का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका d के बाद लास्ट पॉइंट जो होगा वो आपका होगा e, जो कि होगा कंसीडरिंग, देखिए क्या कंसीडर किया है, कंसीडरिंग दी शियर फेल्योर ऑफ कॉलर। कॉलर का क्या शियर फेल्योर, ये स्पीगोट का कॉलर है, तो स्पीगोट के कॉलर का शियर फेल्योर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो स्पीगोट के कॉलर का जो शियर फेल्योर होगा, स्पीगोट के देखिए और यहाँ पे कॉलर है, तो कॉलर कैसे हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो एक रिंग शेप का बाहर निकल जाएगा। समझिए ये आपका स्पीगोट का पोर्शन हो गया, ये स्पीगोट का क्या है यहाँ पे, ये कॉलर बना हुआ है, ये कॉलर। तो शियर ऑफ किधर से होगा, इधर इस पोर्शन से जो होगा, ये इस पोर्शन से क्या हो जाएगा शियर ऑफ हो जाएगा। तो शियर ऑफ होगा, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर जो है वो d3 है ना, और ये जो डायमीटर है वो कितना है d2 डायमीटर है, ठीक है। तो एक रिंग शेप का यहाँ से जो बाहर निकलेगा वो बाहर कैसे निकलेगा, तो देखिए एक रिंग बाहर निकलेगा, एक रिंग, यदि इसका इस जगह का डायमीटर देखें तो ये इस पोर्शन में होगा, और इसको 3D में समझें, इस तरह से होगा। ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा आपका शियर ऑफ हो जाएगा, मतलब एक रिंग शेप का क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा, यानी कि शियरिंग एरिया को पूछे तो शियरिंग एरिया कितना होगा स्टूडेंट, तो शियरिंग एरिया आप निकाल सकते हैं, जैसे कि पंचिंग आप पढ़े होंगे ना थर्ड सेमेस्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो पंचिंग में पंचिंग स्ट्रेस निकालते थे, वैसे ही यहाँ पे शियर एरिया निकलेगा। तो शियर एरिया कैसे होगा, तो ये सरकमफेरेंस का वैल्यू, तो सरकमफेरेंस का वैल्यू कितना होगा पाई इंटू d2 होगा, d2 डायमीटर का है, ये देखिए बिल्कुल भी d2 डायमीटर का, तो पाई इंटू d2 होगा, और पाई इंटू d2, और बाहर कितना निकलेगा, तो t1 थिकनेस का ये कॉलर है, तो t1 थिकनेस से हो जाएगा, यानी कि t1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हम लोग देखिए क्या फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि जो आपका शियरिंग है, यानी कि टॉ का जो वैल्यू होगा वो p डिवाइडेड बाय पाई d2 इंटू क्या होगा t1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉ का जो वैल्यू है, टॉ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 39 है, और p का वैल्यू 32 इंटू 10⁻³ है ना, और पाई d2 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से t1 का वैल्यू आप बिल्कुल भी फाइंड कर सकते हैं। तो t1 का वैल्यू जो यहाँ से निकल करके आएगा, देखिए t1 का वैल्यू जो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो t1 का वैल्यू निकल करके आएगा कितना 32 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 39 इंटू पाई इंटू 44। ये जो वैल्यू होगा देखिए 5.93 लगभग वैल्यू आ रहा है, 5.93 mm। तो इसको कितना कंसीडर कर लेंगे, लगभग 7 mm तक, 7 mm इसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि मशीन डिजाइन है, ये कंसीडरेशन पे बेस्ड होता है, अप्रॉक्स वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो हम इससे थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लेंगे, क्योंकि t1 नीचे है, तो उस तरह से इंड्यूस जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होगा वो हमारा मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और हम चाहते ही हैं कि जितना से जितना क्या हो सके ये कम हो। इसको यहाँ से आप नोट डाउन कीजिए अभी तक।
अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो लास्ट जो बच रहा है हमारा, वो क्या बच रहा है, तो लास्ट स्टेप जो है मतलब सॉरी स्टेप नंबर थर्ड, वो स्टेप नंबर थर्ड किस पे कंसीडर करेंगे, तो स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग स्टेप थर्ड, और स्टेप थर्ड में जो होगा वो स्टेप थर्ड आपका होगा, अभी आप देखिए रॉड देख लिए, स्पिगॉट देख लिए, अब आपका क्या होगा सॉकेट। इस देखिए ये ब्लू वाला जो है ना, ये ब्लू वाला क्या होता है, ये ब्लू वाला सॉकेट है, और रेड पेन से जिसको दिखा रहे हैं देखिए ये रेड, ये क्या है आपका, इसी को बोलते हैं स्पिगॉट, और ये जो आपका है ये क्या होता है, जॉइंट में क्वार्टर होता है। ये तीन पोर्शन होता है, ये आपका इसको कह सकते हैं आप, इसको कहेंगे आप सॉकेट कॉलर, ये होता है सॉकेट का कॉलर, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन लास्ट वाला, ये किसका कॉलर होता है, तो ये होता है स्पिगॉट कॉलर, ये होता है स्पिगॉट का कॉलर होता है। ये सारा चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टेप 3 में हम लोग फेल्योर कंसीडर करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। फेल्योर किसका, तो फेल्योर आपका सॉकेट का, फेल्योर ऑफ सॉकेट। तो फेल्योर ऑफ सॉकेट को देखिए, तो एक तो आपका इसमें पहला स्टेप जो होगा कंसीडरिंग टेंसाइल फेल्योर कर लेंगे, कंसीडरिंग दी टेंसाइल फेल्योर, टेंसाइल फेल्योर, और कहां से, वीकेस्ट सेक्शन से, वीकेस्ट सेक्शन से। तो वीकेस्ट सेक्शन से जब अब ब्लू कलर वाला को देखना है, क्योंकि सॉकेट है जो कि हॉलो होता है, तो वीकेस्ट सेक्शन कौन सा होगा, वीकेस्ट सेक्शन को यदि आप देखिएगा ध्यान से, तो एक आपका होगा कितना डायमीटर का, एक तो आपको दिखेगा जिसका डायमीटर होगा आपका D1 है ना, ये D1 डायमीटर, और जो दूसरा डायमीटर होगा, ये हॉलो है, दूसरा डायमीटर क्या होगा, एक आपका होगा D2 डायमीटर, आपका जो होगा कितना होगा D2 डायमीटर। D2 डायमीटर जो है, D2 इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ आपका सॉकेट एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, ठीक है। अब उसके साथ साथ वीकेस्ट सेक्शन है, तो क्वार्टर इंसर्ट किया हुआ है, तो ये क्वार्टर इस तरीके से इंसर्ट किया हुआ है, ये आपका क्या होगा, क्वार्टर इंसर्ट किया हुआ है। तो जो वीकेस्ट सेक्शन में टेंसाइल फेल्योर होगा, तो क्वार्टर वाला जो सेक्शन होगा, इस सेक्शन के एरिया को यहाँ से क्या कर देंगे, हम लोग हटा देंगे, जिसका थिकनेस कितना है, T है। तो इस एरिया को यहाँ से क्या करेंगे, तो कैसे इस एरिया को, तो जो एरिया बचेगा, एरिया कौन सा एरिया कंसीडर होगा, तो हमारा जो एरिया कंसीडर होगा, देखिए ब्लू कलर से जिसको दिखा रहे हैं, रेड को आप यहाँ से हटाएंगे, तो ब्लू कलर वाला जो रिंग एरिया है उसी को कंसीडर करेंगे। तो एरिया जो होगा, मतलब कि रजिस्टिंग एरिया का बात करें, यही मेन पॉइंट होता है। तो रजिस्टिंग एरिया कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो D1 पाई/4 देखिए, D1 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर को जब आप, तो ये पूरा रिंग जैसा निकल जाएगा, रिंग का एरिया निकलेगा, और उसमें रेड को माइनस करना है, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस D1 माइनस D2, D1 से D2 को माइनस करेंगे, T से थिकनेस को, अब पिछले वीडियो में देखिएगा, D1 माइनस D2 इंटू क्या कर देंगे, T। यहाँ से ये आपका हो गया आपका क्या, रजिस्टिंग एरिया। तो इस तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हैं आप इस स्टेप में, सिग्मा T इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय रजिस्टिंग एरिया। जब अब सिग्मा T का वैल्यू जो कि गिवन है कितना, सिग्मा T का वैल्यू 56 है, और P का वैल्यू 32 इंटू 10⁻³ है, और रजिस्टिंग एरिया का जो वैल्यू है वो पाई/4 है आपका। D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर आप निकाल चुके हैं स्टूडेंट, 44 का, और माइनस क्या होगा, D1 माइनस D2 कितना है, 44, और T का भी वैल्यू जो है, वो T का भी वैल्यू आप बिल्कुल भी फाइंड कर चुके हैं। T का वैल्यू कितना आया था, क्योंकि T का वैल्यू का रिलेशन था, यानी कि T का वैल्यू 11 में आया था। तो इस टाइप से आप जब फाइंड किए हैं, तो फाइंड करने के बाद ये पोर्शन में यहाँ से आप D1 का वैल्यू बिल्कुल भी निकाल सकते हैं। तो D1 का वैल्यू जो निकल करके आएगा, आप कैलकुलेटर में इसको पुट कीजिएगा, D1 का वैल्यू जो आएगा, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, D1 52.78 लगभग 54, ये D1 का वैल्यू जो आएगा 52.78, इसको कंसीडर करेंगे 54 mm। D1 का वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन बिल्कुल भी लिखा हुआ क्लियरली, तो इक्वेशन से आप इसको आप देख लीजिएगा। ये वैल्यू जो आएगा वो लगभग जो आएगा, ये वैल्यू ये लगभग निकल करके आएगा आपका 52.78, यानी कि 54 mm निकल करके आएगा, 54 mm। चलिए अगला अब नेक्स्ट स्टेप जो बचा, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। नेक्स्ट स्टेप वो क्या हो गया, सॉकेट में ही हम लोग रहेंगे, और सॉकेट में जो P पॉइंट होगा वो क्या देखेंगे,
considering the crushing failure, देखिए क्रशिंग फेल्योर ऑफ कॉलर, किसका कॉलर, तो यहाँ पे जो कॉलर होगा ऑब्वियस है कि सॉकेट है तो सॉकेट का ही कॉलर होगा, तो सॉकेट का कॉलर का कंसीडर करेंगे। देखिए सॉकेट का कॉलर ये दिख रहा है D4 डायमीटर का है आपका, और क्या है D2 डायमीटर, तो उसके कॉलर का, तो कॉलर में क्रशिंग का फेल्योर होगा तो कहाँ पे होगा, देखिए ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर आपका, इसी डायमीटर को ही ध्यान से समझिए, ये डायमीटर आपका कितना है D4 का है, और एक और जो डायमीटर है ये डायमीटर कितने का है, ये डायमीटर आपका D2 डायमीटर का है, ये आपका D2 डायमीटर का है। और इसमें क्या होगा, इस पोर्शन में जो है यहाँ पे देखिए, इस पोर्शन में आपका क्या है, क्वार्टर है, तो क्वार्टर वाला ही पोर्शन में जब आप इसको टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्वार्टर का जो पोर्शन होगा वहीं पे उतना ही मटेरियल में क्या होगा आपका क्रशिंग होगा, तो उतना ही मटेरियल में क्रशिंग होगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा रेड से जो दिखाए हैं, इस पोर्शन में क्या होगा आपका क्रशिंग होगा, ये पोर्शन आपका क्रशिंग वाला होगा। तो क्रशिंग एरिया का यदि वैल्यू आपसे पूछा जाएगा कि क्रशिंग एरिया कितना में हुआ, तो क्रशिंग एरिया इस वैल्यू को निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, तो आप देखिए D4 माइनस D2, क्योंकि क्रशिंग कहाँ पे होता है, स्पीगोट जैसा ही देखिएगा, स्पीगोट में हम लोग क्या किए थे क्रशिंग के लिए D2 इंटू टी, क्योंकि T थिकनेस का क्वार्टर था, यहाँ पे भी क्या है आपका T थिकनेस का ही क्वार्टर है यहाँ पे भी, तो D4 में D2 को जब घटाए, D4 में D2 को दिए, पूरा वैल्यू निकल गया एक लेंथ जैसा, और उसमें मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो निकल करके आएगा, ये क्या निकल करके आएगा, क्रशिंग एरिया। तो जब क्रशिंग एरिया आपका निकल गया, इसलिए आप सीख के क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय क्रशिंग एरिया, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा, देखिए इसका वैल्यू गिवन है आपका 70 इज इक्वल टू 32 10⁻³ डिवाइडेड बाय D4 माइनस, तो यहाँ से क्या लिखिएगा, D4 माइनस D2 का वैल्यू कितना देख रहे हैं, D2 का वैल्यू बहुत जगह पे यूज हुआ है 44 इंटू 11। यहाँ से जब आप फाइंड करेंगे D4 का वैल्यू कैलकुलेटर से, तो D4 का वैल्यू जो निकल करके आएगा, वो D4 का वैल्यू लगभग आपका निकल करके आएगा, वो होगा आपका D4 का वैल्यू 85.55, यानी कि ये लगभग होगा 86 mm, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो D4 का वैल्यू आप ये अपने से भी खुद से भी कर सकते हैं, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया। अगला जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसके बाद ये पोर्शन को आप नोट कीजिए अच्छे से। नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट क्या होगा आपका, कॉलर में क्या होगा, कॉलर का शियरिंग भी होगा। तो कॉलर का जो शियरिंग होगा, तो सी पोर्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग द शियरिंग फेल्योर ऑफ कॉलर, शियरिंग फेल्योर ऑफ कॉलर। देखिए ये सॉकेट में है, तो सॉकेट के कॉलर को देखिए, कॉलर का शियरिंग फेल्योर कैसे होगा, तो आपका क्या होगा कि टेंशन फोर्स से जब P लगाएंगे तो ये क्या होगा, पूरा पोर्शन ये C से बाहर निकल जाएगा, एक स्लाइस के टुकड़ा जैसा, पहले जैसा ही समझना, स्पीगोट जैसा। तो स्लाइस का टुकड़ा, सॉकेट जो है आपका हॉलो है, तो ये ब्लू कलर से यहाँ से एक स्लाइस निकलेगा, एक ऊपर से स्लाइस का टुकड़ा, यानी कि आप यदि इसको 3D यदि आप इसको विजुअलाइज कर पाएंगे, तो एक स्लाइस का टुकड़ा यहाँ से बाहर निकल जाएगा और एक स्लाइस का टुकड़ा नीचे से, ये दो स्लाइस का टुकड़ा जैसा क्या हो जाएगा बाहर। चूंकि इस पोर्शन में जो आपका है, ये जो डॉटेड से दिखाए, इस पोर्शन में क्या है आपका, ये स्पीगोट का पोर्शन है, ये स्पीगोट पोर्शन है। तो स्पीगोट पोर्शन हमारा मेन इंटरेस्ट किस पे होगा, सॉकेट पे। तो सॉकेट का ये पोर्शन सॉकेट का है, जिसका डायमीटर कितना है, एक्सटर्नल जो ये डायमीटर है, ये डायमीटर कितना है, तो ये डायमीटर आपका है D4 है, ये डायमीटर कितना है, D4 है आपका, और ये इनसाइड वाला ये जो डायमीटर है वो कितना है डायमीटर, तो ये डायमीटर आपका D2 है। तो स्लाइस का जो टुकड़ा निकलेगा, तो स्लाइस का टुकड़ा का देखिए कुछ इस तरीके से होगा, थ्री डायमेंशनल समझे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, यहाँ से भी बाहर निकलेगा इस पोर्शन से। अब इसमें जरा देखिए आप, ये जो एरिया होगा, ये स्लाइस का टुकड़ा जो निकला है, ये कितने थिकनेस का निकलेगा बाहर, तो ये T थिकनेस का बाहर निकलेगा, जो कि T किसका थिकनेस है, T किसका थिकनेस है, स्लाइस का टुकड़ा T आपका क्वार्टर का है।
और ये जो बाहर निकलेगा वो कितना डिस्टेंस है, तो c डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा डिस्टेंस c, ये भी डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये भी डिस्टेंस आपका c ही होगा, ये भी डिस्टेंस c होगा, ये थिकनेस t है। अब इसका जो वैल्यू होगा ये कितना होगा और इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ से देखिए d4 में यदि d2 को घटाएंगे तो ये दोनों इंक्लूडिंग निकलेगा, ये दोनों इंक्लूडिंग निकलेगा कि नहीं, d4 माइनस d2 है ना, ये दिस वन यानी कि ये x है सपोज, और ये भी क्या होगा x, ठीक है, तो या फिर ये y है, तो x प्लस y यानी कि x और y का जो वैल्यू निकलेगा कितना, d4 माइनस d2, d4 माइनस d2 x प्लस y का वैल्यू निकलेगा। और इसी वैल्यू को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो c से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, तो एक पोर्शन का एक साइड का एरिया आपका निकल जाएगा, शेयरिंग एरिया, ठीक है ना, समझिए d4 माइनस d2, तो ये एरिया दोनों इंक्लूडिंग निकलेगा, d4 माइनस d2 यानी x प्लस y का वैल्यू निकलेगा। अब इस वैल्यू को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये लेंथ निकलेगा, तो ये वैल्यू को मल्टीप्लाई c से करेंगे तो ये जो एरिया जो रेड कलर से दिख रहा है एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसके पीछे भी एरिया, चूंकि यहाँ भी डबल शेयर का कॉन्सेप्ट है, तो इस वैल्यू को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए शेयरिंग एरिया का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 टाइम्स, देखिए 2 से इसके पीछे भी एक शेयरिंग एरिया का स्लाइस जैसा, और कितना होगा d4 माइनस d2 इंटू क्या c, ठीक है। तो इसलिए आप यदि टॉ का वैल्यू निकालेंगे तो टॉ इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, टॉ इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय शेयरिंग एरिया। और टॉ का जो वैल्यू है वो टॉ का वैल्यू कितना है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, टॉ का जो वैल्यू है वो टॉ का वैल्यू गिवन है आपका कितना, 39 इज इक्वल टू 32 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय शेयरिंग एरिया कितना है, 2 इंटू d4 माइनस d2 इंटू c। देखिए d4 और d2 का वैल्यू आपको मालूम है, तो d4 और d2 का वैल्यू लगभग पुट कर दीजिए, ये आया था कितना 85.85 यानी कि 86 लगभग, और माइनस कितना 44, और इंटू क्या करेंगे c। तो यहाँ से जब आप c का वैल्यू निकालेंगे तो c का जो वैल्यू निकलेगा, देखिए कैलकुलेटर से आप c का वैल्यू निकालेंगे तो c का वैल्यू जो निकलेगा, यहाँ से निकालिए, c का वैल्यू जो होगा आपका, उस c का वैल्यू होगा आपका 9.76, ये होगा वैल्यू 9.76 mm, जो कि अप्रॉक्स कितना 10 mm के बराबर होगा, 9.76 mm यानी कि 10 mm के इक्वल टू। अब यहाँ तक अभी 9 पॉइंट टोटल देख चुके हैं। देखिए इसमें आपका सॉकेट में 3 पॉइंट और स्पीगोट में आपका कितना 6 प्लस 3 कितना 9, और एक फर्स्ट में रॉड में देखे थे यानी 9 पॉइंट। एक लास्ट अब जो डिजाइन बच गया है, अभी तक हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं बिल्कुल भी सेफ कंडीशन को मान करके डिजाइन कर रहे हैं। लास्ट जो पॉइंट आपका बच गया है वो लास्ट किस पे डिजाइन करना है, क्वार्टर का डिजाइन करना है। तो स्टेप नंबर 4 में जो होगा डिजाइन वो किसका होगा, स्टेप 4 में फेल्योर ऑफ क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर का इट सेल्फ फेल्योर हम लोग देखेंगे। तो क्वार्टर को सिर्फ देखिए आप, क्वार्टर में क्या हो रहा होगा, तो क्वार्टर आपको कुछ इस शेप का ऐसा कुछ नजर आ रहा है, क्वार्टर ऐसा कुछ क्वार्टर रेडी है। जब ये क्वार्टर आपका, ये पोर्शन जो आपका है, इस पोर्शन में आपका क्या है, इस पोर्शन में d2 डायमीटर का जो है वो d2 डायमीटर का आपका स्पीगोट है, और इसका लेंथ भी होगा, एक लेंथ मान लीजिए, उसका यहाँ पे कोई यूज भी नहीं है। तो क्या होगा ये कि ये जो पोर्शन है d2 डायमीटर का जो पोर्शन है, इतना पोर्शन रेक्टेंगुलर एक स्लाइस जैसा जो होगा वो किसके अंदर रह जाएगा, ये आपका स्पीगोट के अंदर जब इसका फेल्योर होगा। और ये ऊपर वाला पोर्शन हो सकता है कि ऊपर वाला पोर्शन, जैसे देखिए ये पोर्शन जो बिल्कुल भी है, जब इसका फेल्योर होगा ये पोर्शन हो सके सॉकेट के अंदर, ये पोर्शन किसके अंदर है, ये भी सॉकेट के अंदर, और नीचे वाला भी पोर्शन किसके अंदर है, सॉकेट, और ये कहाँ पे है, तो ये आपका स्पीगोट में है। तो ये सॉकेट में ही रह जाएगा, और इस पोर्शन से क्या हो जाएगा, शियर ऑफ हो जाएगा, और शियर ऑफ होने के बाद ये आपका इस टाइप से, ठीक है, ऐसा, यानी कि ये सॉकेट में ही एज इट इज रहेगा डीएल, और ये सॉकेट में, और ये जो स्पीगोट है, ये स्पीगोट जो है अपने साथ इसको बिल्कुल भी क्वार्टर ही आपका इट सेल्फ यदि ब्रेक कर जाए, कोई दूसरा नहीं स्पीगोट का फेल्योर हो, नहीं सॉकेट का फेल्योर हो, नहीं स्पीगोट का रॉड का, नहीं सॉकेट का रॉड का, तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्वार्टर इट सेल्फ ब्रेक होगा, मतलब इस पोर्शन से क्या हो जाएगा, ये आपका, ये दोनों आपका ये क्या होगा, शियरिंग सेक्शन होगा, यहाँ शियरिंग सेक्शन यानी कि शियर ऑफ हो जाएगा।
तो शियरिंग सेक्शन को यदि देखें तो इसका टॉप व्यू यदि हम बनाएं तो टॉप व्यू कैसा होगा, शियरिंग सेक्शन का टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कैसा होगा डियर, तो टॉप व्यू ऊपर से यदि आप देखेंगे तो कहेंगे सर इसका जो थिकनेस है वो टी आप मान लिए हैं, तो ये एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा इस टाइप से, जिसका थिकनेस कितना होगा, टी होगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो आपको मालूम ही है, ये वैल्यू कितना था, मीन विड्थ जिसको बोलते थे, पहले लेक्चर में आपको बतलाए हैं बी। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला जो एरिया होगा, ये एरिया ऊपर से आप देखेंगे तो ये शियरिंग एरिया होगा, इस जगह पे एक शियरिंग एरिया होगा, यहाँ भी होगा। और ये भी जो कॉन्सेप्ट है, ये डबल शियर का कॉन्सेप्ट है, तो डबल शियर का डबल शियर, तो डबल शियर जो होगा इसका मतलब जो शियरिंग एरिया का वैल्यू निकल करके आएगा डियर स्टूडेंट, वो शियरिंग एरिया का वैल्यू कितना निकल करके आएगा, तो 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स किसका, बी इंटू टी। एक आपका प्रोजेक्टेड एरिया ऊपर में है और एरिया को यदि आप देखेंगे, एरिया को देखेंगे और लोड को, तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा, टेंजेंशियल होगा, तो कितना होगा, बी इंटू टी होगा शियरिंग एरिया। ये डबल शियर की वजह से 2 मल्टीप्लाई हुआ। सो मैक्सिमम इंड्यूस शियर स्ट्रेस या मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस का वैल्यू P डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2B इंटू टी होगा। तो यहाँ से जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका कितना निकल करके आएगा वैल्यू B का, तो आप ये 39 इज इक्वल टू 32 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2B इंटू 11, टी का वैल्यू 11 निकल चुका है। तो यहाँ से आप B का वैल्यू यदि आप फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, तो B का वैल्यू जो निकल करके आएगा, देखिए कितना निकल करके आता है, तो B का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका 32 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 39 इंटू 2 इंटू 11 इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आता है ये 37.29 mm, ये अप्रॉक्स इतना वैल्यू आता है। B का जो वैल्यू आता है 37.29, यानी कि 37.29, B का वैल्यू कितना आया, 37.29 आया। तो 37.29 जो वैल्यू आया है वो 37.29 को आप मैक्सिमम थोड़ा सा बढ़ा करके, चूंकि B फिर से कहाँ पे है, नीचे में डिनोमिनेटर में आपको बताएं हैं स्टार्टिंग से कि डिनोमिनेटर का वैल्यू जितना बढ़ेगा जो स्ट्रेस है उसका वैल्यू घटेगा। हम चाहते हैं कि जितना से जितना मिनिमम और स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम जो गिवन वैल्यू होगा उससे कम होगा तो हमारा सेफ रहेगा। तो इस वैल्यू को कंसीडर लगभग कर सकते हैं आप 38 mm। यहाँ से इस तरह से आप देखें कि 10 स्टेप में जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। किसका डिजाइन, हम लोग डिजाइन कर लिए हैं आपका क्वार्टर जॉइंट का। डिजाइन का मीनिंग ये होता है, डिजाइन का मीनिंग है कि जितना भी डायमेंशन है सारे डायमेंशन को निकालें, क्योंकि आप डायमेंशन जब तक आपको मालूम नहीं होगा बिल्कुल भी क्वार्टर कैसे बनाएंगे। क्वार्टर, आप किसी मटेरियल को क्वार्टर जॉइंट बनाने के लिए बोला जाएगा तो आपका पहले तो ये देखना होगा कि इसमें मैक्सिमम कितना आता है। अब मैक्सिमम का वैल्यू आपको गिवन होगा तो आप जो डिजाइन करेंगे उसमें उसके डिजाइन में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम से इंड्यूस वैल्यू जो आपका है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्वार्टर जॉइंट जो होगा, अभी कोई भी मशीन का पार्ट्स जो होगा वो क्या रहेगा, 100% सेफ होगा इस कंडीशन में। तो हम लोग जो डिजाइन किए हैं ऑलवेज सेफ डिजाइन करते हैं, तो इसीलिए वैल्यू को बढ़ा करके कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में सारा वैल्यू आ रहा है और डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, देखिए ये वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा स्ट्रेस का वैल्यू उतना ही कम होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मशीन डिजाइन का कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस तरह से मशीन डिजाइन कंप्लीट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्ट ट्यूटोरियल।